एक प्रश्न और राजस्थान जयपुर से आया है कि गुरुदेव जी, कलयुग का अंत कब होगा? क्या कभी दोबारा सतयुग आएगा? बहुत अच्छी बात पूछी गई है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग माने गए हैं। लेकिन मेरे विचार से जिसके सात्विक विचार हैं, हर युग उसके लिए सतयुग ही है। और जिसके अंदर कपट है, काली करतूतें हैं, कलमश भरा हुआ है, उसके लिए सतयुग भी कलयुग के समान है। जो 3 तिकड़म बनाने में लगा हुआ है, वो समझ लो त्रेता युग में चल रहा है। और जो द्वेष भावना में जल रहा है, वो द्वापर में भटक रहा है। याद रखना, द्वापर में भगवान का अवतार हुआ था, त्रेता में भी भगवान का अवतार हुआ, त्रेता में राम का अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, कलयुग में कबीर का अवतार हुआ और विभिन्न महान पुरुषों का अवतार हुआ। स्वामी महावीर हुए, महात्मा बुद्ध हुए। मुझे तो ऐसा लगता है सतयुग में भी इतनी समझदारी नहीं थी जितनी इस कलयुग में समझदारी है। द्वापर और त्रेता में भी इतने समझदार लोग नहीं हुआ करते थे जितने समझदार लोग और जितने बुद्धिमान और होशियार और नई खोज करने वाले, अच्छी तरह से जिंदगी जीने वाले, नियम संयम कानून बना करके देश कोश का विकास करने वाले आज हैं। ऐसे तो न द्वापर में थे न त्रेता में थे। क्योंकि मैं महाभारत जब पढ़ता हूं तो देखता हूं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे गद्दी पर बैठे हैं और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। सब योद्धा बैठे हुए हैं, कौरव पांडव देख रहे हैं, दुर्योधन हंस रहा है, धृतराष्ट्र को दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जानते तो हैं, सूचना मिली है, मना नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आज की तारीख में हमारे देश के अंदर कानून है, व्यवस्था है, और जो अच्छा काम करता है जनता खुश होकर के उसको वोट देती है, वो प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है और देश का संचालन करता है। आज की तारीख में किसी जाति का साम्राज्य नहीं है और किसी मजहब का साम्राज्य नहीं है। आज की तारीख में किसी भी वंशवाद का साम्राज्य नहीं, परिवारवाद का साम्राज्य नहीं है। ये कलयुग और आज का युग, आज की व्यवस्था, हमारे जो वर्तमान के लोग हैं, जो कानून बनाए, जो इतना विधान पास किए, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। ये सबसे अच्छी बात है। आप मेहनत करें, आप अच्छा काम करें, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जिस समय द्वापर युग में, त्रेता युग में आप देखते हैं, उस समय दूसरा नहीं बन सकता था। धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन कितना उदंड घमंड से भरा हो, लेकिन गद्दी पर वो बैठेगा। युधिष्ठिर योग्य हैं तो भी नहीं बैठेंगे। वंशवाद चलता था, परिवारवाद चलता था। मैं समस्त हिंदुस्तान वासियों से कहूंगा और विश्व के लोगों से कहूंगा, इस वंशवाद का अंत करिए, जातिवाद का अंत करिए और आप चुनाव उनका कीजिए जो योग्य है। आज अगर आप नरेंद्र मोदी हैं जैसे, आपने इनकी जाति नहीं देखा, इनका मजहब नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी और जितने भी लोग हैं, वो चाहे यादव परिवार के लोग हों और चाहे रजक परिवार हो, चाहे मेहता परिवार हो, चाहे पटेल हो, पाटिल हो, पाटीदार हो, और चाहे साहू हो, और चाहे वो सतनामी हो, और चाहे वो मरार हो या पटेल हो या कि मंडल हो, कुर्मी हो, कोई भी जाति हो, एक्स वाई जेड, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता हो, लेकिन सबने आंख मूंद करके नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। ये पता ही नहीं लगा इसकी जाति है क्या और इसका मजहब क्या है, बस देखा यही कि अच्छा आदमी है। ये कलयुग के अंदर ये कितनी अच्छी बात है। आज अगर द्वापर होता, त्रेता होता, तो ये बात नहीं हो पाती। उदंड बेटा बैठ करके राजनीति करता और किसी का बाप मुख्यमंत्री बन चुका है, अब बेटे को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 पीढ़ियों के खर्च करने भर का धन इकट्ठा कर चुका है। बहुत लूट लिया उसने।
अब उसके परिवार से राजनीति बाहर आ जानी चाहिए। अब दूसरे लोगों को राजनीति में आकर के सेवा करनी चाहिए। त्याग संयम जिनके अंदर है, देशभक्ति जिनके अंदर है, जो लोग धन का लोभ नहीं रखते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी और बुद्धिमान हैं, जिनके डिसीजन से देश का विकास हो सकता है। आज विश्व के अंदर देख लीजिए, उनका चुनाव कर लीजिए। अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है। इस कोरोना के संक्रमण के समय अमेरिका भी लॉकडाउन लगाने में लेट कर दिया, उसको देरी हो गई। स्पेन को देरी हो गई, इटली को देरी हो गई, किसको देरी हो गई? सबको देरी हो गई। लेकिन आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने टाइम पर लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में घर में बैठने में लोगों को तकलीफ थोड़ी सी लगती है, लेकिन मरने से जीना तो अच्छा है। 1 महीने काम नहीं करोगे पर जिंदा तो रहोगे। और लॉकडाउन ना लगाता तो हमारे देश के अंदर इतनी गंदगी भी है। हालांकि गंदगी को दूर करने के लिए भी मोदी जी ने प्रयास किया, सभी लोग प्रयास करते हैं, गंदगी कम भी हो गई है, काफी सफाई हुई है। लेकिन याद रखना, अगर कोई कम बुद्धि का प्रधानमंत्री होता, अगर सोची ना होता, परिणामदर्शी ना होता, दूरदर्शी ना होता, दिमाग कम होता, तो हमारे भारत देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लाशें निकल जाती। ट्रैक्टरों से ढोनी पड़ती लाशें, जेसीबी से गड्ढा खोद कर जिंदा उसी में ढकेल के डाल देते। इलाज करने के लिए इनके पास बेड भी नहीं मिलते। ये मैं धन्यवाद देता हूं। ये कलयुग की बलिहारी है। और कलयुग का अर्थ कल माने मशीनरी होता है। ये मशीनरी का युग है। मैं बचपन में देखता था, लोग बैलों से खेत की जुताई करते थे, भैंसों से बैलगाड़ी खिंचवाते थे। रेगिस्तान में, राजस्थान में ऊंटों पर सामान ढोया जाता था। और बहुत से लोग जादूगर वगैरह आते थे, सर्कस करने वाले गधों की पीठ पर सामान लाद कर लाते थे। लेकिन आज खेती करने के लिए ट्रैक्टर का विकास हो गया और एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट भी बहुत से तैयार हो गए। सब नई नई विधाएं पैदा हो रही हैं, विज्ञान चमत्कार कर रहा है। तो मशीनरी के युग को हम अच्छा मानते हैं। सतयुग इसी को हम बनाएंगे। सदाचारी बनो तो सतयुग बन जाएगा, सात्विक बनो तो सतयुग बन जाएगा, और सद्गुण धारण करो तो सतयुग का अवतार हो जाएगा। और याद रखना, जितना तुम कर्म खोटे करोगे वो कलयुग, कलेश करो वही कलयुग है। और यदि अच्छे विचार से जियो तो आपके लिए सतयुग है। और द्वापर, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ, तुम्हारे लिए द्वापर है। राम की भक्ति में लीन हो जाओ, तुम्हारे लिए त्रेता है। और कबीर की भक्ति में लीन हो जाओ तो तुम्हारे लिए कलयुग भी सतयुग से कम नहीं है। इसलिए आप इस कलयुग के सतयुग बनाइए। कोई चिंता मत करिए, सतयुग का इंतजार मत कीजिए। आज ही, कल ही आप इसको सतयुग में बदल सकते हो। ये आपके अंदर सामर्थ्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।